जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। आप देख रहे हैं इस समय जो श्रृंखला चल रही है वो भारतीय इतिहास की चल रही है। इधर आपको देना है सितंबर में पीईटी का एग्ज़ाम। आप देख रहे हैं 40 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। 40 लाख फॉर्म में आप चाहेंगे कि आपका नंबर बहुत ही अच्छे में ठीक ठाक स्थिति में रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको निरंतर वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है और टेलीग्राम पे जो टेस्ट हो रहा है उस क्विज टेस्ट में आपको भाग लेना है और आपको अपने आप को जज करना है कि आपकी स्थिति क्या है। तो ये सब करने के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा और उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा और वहाँ से आपको जो प्रतिदिन क्विज कराया जा रहा है वो भी आपको लाभ मिलेगा। तो पीईटी का जो सिलेबस है उसमें हमने आपको सिंधु सभ्यता पूरा पढ़ा दिया 2 पार्ट 3 पार्ट में, वैदिक युग हमने आपको पूरा पढ़ा दिया, हमने जैन धर्म आपको 2 पार्ट में पढ़ाया, बौद्ध धर्म 2 पार्ट में पढ़ाया। उसके बाद अगला जो टॉपिक है मौर्य वंश का है। आप देख रहे हैं मौर्य वंश में अशोक की बात हो रही है। हाँ, केवल और केवल किसके बारे में पढ़ना है? अशोक के बारे में पढ़ना है और किसी के बारे में नहीं पढ़ना है। लेकिन हम तो ये कम से कम ये पता होना, देखिए इतिहास का मतलब ये है कि जब तक पहले की चीज़ आपको नहीं पता रहेगी तो उसके बाद वाली चीज़ आपको थोड़ा सा जानने में दिक्कत होगी। तो हम ये चाहेंगे कि अशोक से पहले थोड़ा सा मौर्य वंश का इतिहास हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, मौर्य वंश का उदय जो हुआ वो लगभग जो है मगध साम्राज्य के आसपास हुआ और मगध साम्राज्य में तब हुआ कि मगध का एक शासक था जिसका नाम था, 16 महाजनपदों में मगध श्रेष्ठ हुआ करता था, तो मगध महाजनपद का एक राजा था, उसका नाम था धननंद। और धननंद ने इतना भयंकर अत्याचार कर दिया था कि जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ये स्थिति उत्पन्न हुई। मतलब प्रकृति रूपी ईश्वर सब ऐसे जाके मिला देते हैं, विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली वही है कि जब आदमी का वही है कहावत कही गई है कि जब शेर की मौत आती है, गीदड़ की मौत शेर है ना, तो शहर की तरफ भागता है। तो जब भागेगा शहर में तो स्वाभाविक है उसकी मृत्यु हो जाएगी सड़क एक्सीडेंट में और इधर उधर कहीं दब कुचल के। तो उसी प्रकार से यहाँ भी थी। तो धननंद की एकदम अत्याचार एकदम पूरी चरम अवस्था पर थी और धननंद के दरबार में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था चाणक्य। और चाणक्य इसलिए उसके दरबार में आए थे क्योंकि बहुत भयंकर आक्रमणकारी एक था जिसका नाम था सिकंदर। सिकंदर मकदूनिया राजा फिलिप का पुत्र था जो भारत पर आक्रमण करना चाह रहा था। थोड़ा सा आपको फिगर के माध्यम से समझा दें तो हमें लगता है कि ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं भारत है ना, ये है भारत, थोड़ा सा संक्षिप्त, ये पाकिस्तान है और इधर आपका अफगानिस्तान है। तो यहाँ का मकदूनिया का शासक एक था सिकंदर और सिकंदर आक्रमण, तो ये वाला पूरा ये सब क्षेत्र क्या है, ये सब पूरा भारत ही है। आज ये पाकिस्तान अलग हुआ लेकिन ये भारत में ही था। तो जब ये भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था तो यहीं पर एक यहाँ के जो आचार्य थे, तक्षशिला के जो आचार्य थे, ये देखिए ये तक्षशिला के आचार्य थे जिनका नाम था चाणक्य। तो चाणक्य जो है यहाँ के छोटे छोटे राजा जो थे भारत के, इन राजाओं से कहा तुम लोग अपनी आपस की लड़ाइयों को बंद करो और बंद करने के बाद एक हो जाओ, वरना महान शासक आक्रमण करा मरे एक चिथरा फितरा हो जावा। लेकिन ये एकदम एक चट्टवे अक्को बात सुने नहीं, इस अध्यापक की शिक्षक की बात किसी ने नहीं सुनी। तब चाणक्य बेचारे परेशान हो गए। चाणक्य को लगा कि यार अगर हमारे भारत पे कोई आक्रमण कर देगा तो कहीं ना कहीं विनाश कर देगा। तो चाणक्य सीधे पहुंच गए कहाँ, मगध। ये देख रहे हैं मगध। और मगध का उस समय का जो शासक था उसका नाम था धननंद। क्या नाम था उसका? धननंद। धननंद उस समय भारत का सबसे बड़ा घराना, मतलब सबसे बड़ा वाला राजा ही था। जब छोटे छोटे राजा नहीं माने तो सीधी सी बात है चाणक्य को उस बड़े घराने में पहुंचे, अर्थात मगध, पूरे भारत मगध, मगध मतलब मगध का जो शासक था वो पूरे भारत में राज कर रहा था। धननंद के पास पहुंचे। अब धननंद ने क्या किया कि चाणक्य को धक्का मारकर भगा दिया, एक शिक्षक का अपमान किया। तो इन्होंने कहा कि जब तक तुम्हें तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वहां से आए बेचारे और शांत स्वभाव में इसी जंगल में बैठ गए और वहीं पर मुलाकात होती है किससे? चंद्रगुप्त। उस समय चंद्रगुप्त 10-12 साल का बच्चा था। तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ले गए कहाँ, सीधे तक्षशिला ले गए और तक्षशिला ले जा करके और पूरी तरह से इसको युद्ध कला में निपुण कर दिए। और जब ये युद्ध कला में निपुण हो गया, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, तब कहे अब तुम भारत पे आक्रमण करो। अब क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजे और धननंद की पुत्री थी जो है, अब उससे जो है इनका मामला गड़बड़ सड़बड़ हो गया। अब वो एकदम जिदी आई कि हमें हाउ चाहिए भैया। अब मामला सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो उसने सारा भेद बता दिया
चाणक्य ने कहा हम तभी चंद्रगुप्त को देंगे जब आप यहाँ की सब सिस्टम बताओगे। वो भी अपने पिताजी से एकदम त्रस्त थे, क्योंकि उसका काम धननंद का केवल एक ही काम हुआ करता था उस समय, एकदम लास्ट में, अपने जीवन के अंतिम समय में। वो तमंचे डिस्को चलता था और शेष बाकी और कोई काम नहीं। वही है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य जब आते हैं तब इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक, मौर्य वंश की। और जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और यहाँ के छोटे छोटे जो राजा थे इन सबको आपस में मिला लिए, और मिलाने के बाद जो है सर्वधर्म संपन्न, मतलब सभी धर्मों को समान रूप से ये मानना शुरू कर दिए, और कहीं ना कहीं किसी की कोई बुराई नहीं की। इसलिए मौर्य साम्राज्य का विस्तार थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया, और चाणक्य जो है इनके प्रधानमंत्री बने। जब मौर्य शासक मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो मौर्य वंश का जो अगला शासक बना उसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था उसका? बिंदुसार। अब जब बिंदुसार शासक बना तो बिंदुसार जब शासक बना तो इसके पिताजी जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य का विस्तार इतना ज़्यादा कर दिया था कि इसको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब इसको कुछ करने की नहीं जरूरत थी, यह विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली, इसका केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम था। दूसरा जहाँ पहुँचता था ब्याह करता था, बहेरी उत्पादन करता था, फिर वहाँ से चल देता था। फिर आगे पहुँचा वहाँ ब्याह किया, बहेरी उत्पादन किया, चल दिया। आगे पहुँचा वहाँ बहेरी, मतलब यही इसका काम हुआ करता। विवाह करता था, संतान उत्पन्न करता था। कम से कम इसके 150 पुत्रों का उल्लेख, मतलब 150 संतानों का इसके उल्लेख मिलता है। उसमें 99 भाइयों की हत्या तो अशोक ने स्वयं की थी। सीधी सी बात है, 3 4 5 तो वैसे चुटुर पुटुर, और कुछ तो भैया भाग गए सीधे, हमसे उससे मतलब नहीं है। तो चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बाद अगला शासक कौन आता है? अशोक। तो अशोक का हमें पूरा इतिहास पढ़ना, बाकी इन लोगों का नहीं, थोड़ा सा बेसिक इस तरह से आपको हमने बता दिया। अब आता है नाम अशोक का। तो अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे महान शासक बनाएंगे। पिताजी इनके थोड़े से गड़बड़ थे, लेकिन अशोक जो है बड़ा अच्छा शासक बन के निकला। धर्म, सभी धर्मों को मानता था, इसलिए इसको धर्म सहिष्णु कहा गया। सभी धर्मों को समान रूप से माना, ब्राह्मणों को, चाहे वो ब्राह्मण धर्म, चाहे वो जैन धर्म, चाहे वो बौद्ध धर्म है। और बौद्ध धर्म को तो विधिवत तरीके से इसने माना और कहा कि बौद्ध धर्म अगर जो भी व्यक्ति अपनाएगा वो अपने जीवन में सफल हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। तो अब इसको हम आगे आपको बता दें कि जो है इसमें जो भी कुछ हुई। तो अब हम लोग सीधे बिंदुसार की बात करते हैं। थोड़ा सा बिंदुसार से इतिहास हम लोग जानना चाहेंगे। तो बिंदुसार की क्या स्थिति थी कि इसके तो इतने संतान हो गए थे कि कहीं ना कहीं जो है ये साम्राज्य में डिस्टर्ब हो रहे थे सब। और कब डिस्टर्ब होंगे? जब पिता की मृत्यु होगी। अरे भाई, पिता की मृत्यु होगी, अगर संतान जो है अखैया हैं, ढकेला हैं, छर्रा कोनिया प्याली एकदम अपराध हैं, तो कहीं ना कहीं बंटवारे को लेकर के मामला हो जाएगा। अब उस बंटवारे में जो सबल होगा उसका हो जाएगा, और जो निर्बल होगा वो सब फुस हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये हम आपको बना देते हैं कि भारत का छोटा सा मैप, और इसी भारत के मैप में हम आपको पूरा समझा दे रहे हैं अच्छे तरीके से। हमें चाहेंगे कि आपको जो है पूरा समझ में आए, और उम्मीद है कि समझ में भी आएगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 100% चीज़ें आपको समझ में आएगी। ये है, आप देख रहे हैं कि वर्तमान भारत, ये है, ये वर्तमान भारत की स्थिति है। और लेकिन उस समय का हमारा जो भारत था वो यहाँ तक था, यहाँ तक था। इसका क्षेत्रफल बड़ा हुआ था, और ये जो बांग्लादेश है ये भी हमारा ही हुआ करता था। तो आप देख रहे हैं ये है मगध साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य है ये? मगध साम्राज्य। ये है मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य की अगर बात करें तो यहाँ का जो शासक है, यहाँ का जो मौर्य शासक है, मौर्य शासक, उसका नाम है बिंदुसार। क्या नाम है उसका? बिंदुसार। मगध का शासक कौन है? बिंदुसार। और उस समय ये कश्मीर वाला क्षेत्र है, कश्मीर, और ये है अवंती वाला क्षेत्र, ये है अवंती का क्षेत्र। अब देखिए, अवंती का उस समय यहाँ का जो राज्यपाल था, गवर्नर था, उप शासक कह सकते हैं, तो यहाँ का शासक उस समय अशोक था। ये हैं अशोक भाई साहब। और कश्मीर के शासक जो है, इनके बड़े पुत्र जो थे वो सुसीम थे। ये सुसीम कौन था? ये बिंदुसार का क्या था? बड़ा पुत्र था। कश्मीर वाले मगध वालों से कहा कि हम आपसे अलग रहना चाहते हैं। तो जब कहा अलग रहना चाहते, बिंदुसार ने कहा गए सुसीम जाओ, देख मार इनका सबका उड़ाए दे। तो सुसीम पहुंचा, देखिए से यहाँ बहुत खतरनाक विद्रोह हो रहा है। अब जब कश्मीर में भयंकर विद्रोह हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर विद्रोह हो रहा है, विद्रोह चल रहा है। और जब सुसीम इस विद्रोह को दबाने के लिए गए, और कौन इनको भेजा था? तो इनको भेजे थे बिंदुसार, क्योंकि बड़ा लड़का था। तो बड़ा लड़का कौन था? सुसीम था। तो सुसीम को बिंदुसार ने भेजा कि जाओ देखो वहाँ का मामला ये। देखिए ये सब पहले से, बहुत पहले से शुरू करे, देख हमको अलग चाहिए, ये नहीं जान रहे थे कि इनका थबड़ा पड़ेगा, दिमाग सही हो जाएगा। सुसीम पहुँचा
और जब देखी तो हम मारपीट धड़ल्ले सो रही है। अभी ससुरा डर के मारा भाग गया। ये लौटा का हमरे बस की बात नहीं है। बिंदुसार चकरा गया। का बिंदुसार सोचा यार अब तो ये तो मामला फुस हो रहा है, जब इसके बात नहीं है तो अब क्या किया जाए। तब सूचना किसके पास पहुंची, इसने अशोक के पास सूचना भेजवाई। जब ये अशोक के पास सूचना भेजवाया तो यहाँ पर ये देखा गया कि अशोक को अब अवसर मिला। अशोक को अवसर मिला क्योंकि अशोक छोटा था और बड़ा कौन था, तो बड़े आपके जो थे उसका क्या नाम था, वो सुसीम था। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अब समस्या यहाँ उत्पन्न हो रही है। मतलब अब इनको भी एक तरह से अगर कहा जाए तो अवसर मिल रहा है। किसको अवसर मिल रहा है, तो अशोक साहब को अवसर मिल रहा है। अशोक को कहाँ पर जाने का अवसर मिला, कश्मीर में। क्या करने के लिए, यहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए। जो ये विद्रोह हो रहा है इसको दबाने के लिए किसको भेजा गया, दबाने के लिए भेजा गया। और किसको भेजा गया, तो अशोक को भेजा गया। अशोक कहा मौका मिला है अब चौका मारेंगे, हम छोड़ेंगे ना। और निकाली सा पर लंबी तलवार अब पहुंचा तो मारी धड़ाधड़ लय धड़ मारी 2 घंटा में सब विकेट विकेट गिर के फेंट हो गया। तुरंत इसने संदेशा भेजवाया कि अरे महाराज जाओ मेरे बाप से कह दो कि यहाँ पर दूत भेजकर चेक कर लें कि क्या स्थिति है। अब बिंदुसार के पास से सूचना पहुंची कि अरे सो विद्रोह को दबा दिया, मारा सब पटरा कर दिया। बिंदुसार ने पूछा यार तुम कैसे कर दिए, अरे कैसे कर दिए, क्या मारे निकाले तलवार सब काट पीट के अलग कर दिए, खत्म काम, उसमें क्या कर दिए, कहा तो मामला फिट हो गया। बिंदुसार सोचा यार अशोक इसका मतलब योग्य आदमी दिख रहा है। तो अब क्या हुआ कि सुसीम जो है जब ये यहाँ चला आया तो यहाँ विद्रोह दबाने के बाद ये पुनः वापस आया। तो एक सवाल ये पूछा जाता है कि जब मगध का शासक बिंदुसार था तो उस समय जो है अवंती का राज्यपाल कौन था, तो अशोक था। विद्रोह को दबाने के लिए कौन गया था, तो अशोक गया था। अब उसके बाद जब ये लौट के आया उसी बीच क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हो गई और इनके संतानों की संख्या तो 150 प्लस बताई गई। अब 150 प्लस बताई गई भैया। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो जितने लोग थे सभी आधार कार्ड ले लेकर अपने पहुंच गए। अब जब सब लोग आधार कार्ड लेकर के पहुंचते हैं तो अब वहीं कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है थोड़ा सा। अब जब सब आधार कार्ड लेके पहुंचे तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई, लंबी लंबी लाइन लग गई। भाई सुसीम सबसे बड़ा था तो सुसीम समस्या सुन रहा था, लंबी 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 चौड़ी लाइन लगी थी, है ना। सब भाई आधार कार्ड लेके पहुंचे थे कि हम अशोक हमारे बाप रहे, सॉरी बिंदुसार हमारे बाप थे, बिंदुसार हमारे बाप थे, हमको हिस्सा चाहिए। तब सुसीम सबका अपना आधार कार्ड चेक करके और कर रहे थे चलो तुम यहाँ वाला ले लो, तुम यहाँ वाला ले लो, तुम यहाँ वाला ले लो। ये बात अशोक को पता चली। अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। ई से थोड़ा भागा भागा पहुंचा ले तलवार। सुसीम से पूछा महाराज ये सब का भीड़ लगी है। अब सुसीम कह रहे हैं कि अरे ये सब भैया अपने सब भाई भयवाद हैं और कौन भीड़ लगी है, बिंदुसार के ही सब छर्रा पुनिया प्याली हैं, सब अपना अपना अधिकार मांगने आए हैं। अशोक ने कहा यार तुम समझ में नहीं पा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। सुसीम ने कहा ज़्यादा तुम बोलो ना, तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ। अशोक ने कहा यार हमने प्री निकाला, मैंने निकाला, इंटरव्यू निकाला और तुम हम ही को उपदेश देने आए हो एक चपरासी हो करके। तुरंत निकारिस तलवार मारिस कटिए 99 आदमी काट कटाट मारिस तलवार, यार छक वार मारिस छक, यार मारिस छक, पूरा मारिस पटरा कैद ही। सुसीम पूछ रहे हैं ई तूने क्या कर दिया, ई तुम्हारा कौन सा वो है कि ये सब तुमने क्या कर दिया। अरे कहा यार जो हमने कर दिया हमने कर दिया, उसमें बहसबाजी करने का क्या मतलब है। मारी से हो विकेट गिरी है, लास्ट सेंचुरी पूरी गई, खत्म, फोर्ट रहा है बांस न बाजे बांसुरी, इन विकेट गिरी गए, काम खत्म। 99 भाइयों सुसीम सहित सबकी हत्या करके तो 4 वर्ष तक ये गृहयुद्ध लड़ा। 4 वर्ष तक गृहयुद्ध लड़ने के बाद तब इसने अपना राज्याभिषेक करवाया 269 में। तो 269 में इसने अपना क्या करवाता है, तो राज्याभिषेक। राज्याभिषेक अशोक ने अपना कब करवाया था, तो 269 ईसा पूर्व में, 269। और इनके पिताजी की मृत्यु कब हुई थी, तो 273। तो यहाँ 273 मान लिया जाता है। जैसे अब इनकी मृत्यु यहाँ समय दे दिया जाए, समय तो 273 ईसा पूर्व। 273 ईसा पूर्व किसकी मृत्यु होती है, बिंदुसार की। उसके बाद अशोक 4 वर्ष तक गृहयुद्ध लड़ने के बाद अपने 99 भाइयों का सर्वर डाउन करके फ्यूज उड़ा दिया, काट पीट के सब अलग कर दिया, सुसीम का भी उड़ा दिया। और 2-4-6 जने और जो लाइन में खड़े थे जब देखे इसे थोड़ा तो लंबा लंबा काट रहा है, आधार कार्ड अपन भैया लपेटी गुमचिया सुमचिया इधर जेब में कहीं भागो न रहे, बांस में बाजने सूरा मार के विकेट सिकेट उड़ाए दे। और कुछ लोग इसका जो है अधीनता स्वीकार ले, अरे यार हम तो आप बस देखने आए थे, हम तो आपके छोटे भाई हैं, आप जो हमें सौंप देंगे 10 कुछ बना देंगे अपना, हम उसी काम धाम करते रहेंगे। तो कुछ इसके जो भाई थे इसकी अधीनता स्वीकार की, कुछ मैदान छोड़कर भाग गए, बाकी को ज़्यादा का ये सर्वर इसने क्या कर दिया, डाउन कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि इधर थोड़ा सा अशोक का मतलब बिना शोक,
कोई शोक नहीं, कोई दुख वाला नहीं, मतलब अशोक का कोई दुख नहीं था। मारा, इधर तलवार निकाला काट दिया, उधर तलवार निकाला काट दिया, कोई शोक। अशोक का मतलब होता है बिना शोक वाला। लेकिन अचानक इसका कैसे परिवर्तन हुआ, ये बहुत जबरदस्त कहानी है कि बौद्ध धर्म में इसने युद्ध नीति का त्याग करके और इसने कैसे बुद्ध नीति को लाया, आगे हम लोग अभी देखेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो अशोक का जन्म हुआ वो 304 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। इनके पिताजी का क्या नाम था? तो बिंदुसार। अब बिंदुसार इतना ब्याह किए रहे कि मामला कंफ्यूज हो गया कि माता जी का उल्लेख है, मामला सब गड़बड़ सड़बड़ बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं इनके पिताजी का नाम तो बिंदुसार का, बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? सिंहसेन। इनका अगर दूसरे नाम की बात की जाए तो इनका दूसरा नाम था सिंहसेन। सिंहसेन। सिंहसेन का दूसरा नाम क्या था? अमित्र चेटस। अमित्र चेटस या अमित्र घात, इतने नामों से जाना जाता है। बाकी मौर्य वंश जब आपको पढ़ाएंगे वो वहाँ सब कुछ आपको बताएंगे। यहाँ आप देखिए अशोक के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अशोक जो पीईटी का एग्जाम है वो अशोक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके लिए। ठीक, तो आप देख रहे हैं क्या 304 ईसा पूर्व। 304 ईसा पूर्व में क्या हुआ? अशोक का जन्म हुआ। पिताजी का क्या नाम था? बिंदुसार या सिंहसेन या अमित्र चेटस। माता जी को लेकर के इनके विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक का नाम बताया जाता है सुभद्रांगी, एक का नाम बताया जाता है पासादिका, एक का नाम बताया जाता है धम्मा। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलता है। अशोक अवदान माला है, एक ग्रंथ है अशोक अवदान माला। तो अशोक अवदान माला में अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी मिलता है। एक आता है दिव्यावदान, दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम पासादिका मिलता है। तब तक बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता का नाम धम्मा मिलता है। तो कोई मतलब एग्जैक्ट नहीं है किसका था। हाँ, लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा, मान लीजिए अगर पूछ लिया कि अशोक की माता का क्या नाम था, तो इसमें से कोई एक ही रहेगा। या सवाल पूछ लिया कि निम्न में से अशोक की माता का नाम कौन सा नहीं आता है, तो नहीं। आजकल देखिए नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे। अगर आप यूपी स्टेट देने जा रहे हैं, यूपीएससी देने जा रहे हैं, या कोई और अदर स्टेट पीसीएस देने जा रहे हैं, तो वहाँ आपको नकारात्मक वाले क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाते हैं कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये खूब ज़्यादा दे रहा है। क्योंकि सरल सरल वाले जितने क्वेश्चन थे सब हो गए, अब कठिन कठिन वाले धीरे धीरे चल रहे हैं। दूसरी बात पत्नियां। अब जब इसने देखा अपने बाबा जी का इतिहास, दादाजी का देखा, कहा यहो मामला फ्यूज उड़ाए रहा। पिताजी का देखा, कहा वाह 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 रे पिताजी, हम नहीं चूकेंगे, यहो ब्याह करना शुरू कर दिया। वाह रे अशोक। पत्नियों, आसंधिमित्रा, महादेवी, कारुआकी, तिस्रक्षिता, पद्मावती। कितनी पत्नियां हो गई? 5। सबसे प्रिय पत्नी कौन थी? कारुआकी। सबसे प्रिय पत्नी, सबसे प्रिय पत्नी, हमें लगता है लेटेस्ट वर्जन था। सबसे प्रिय पत्नी वही होती है जो सबसे लेटेस्ट वर्जन वाली रहती है, लास्ट वाली। और शुरुआत वाली तो सब चल रहे हैं महाद्वाली पे, उनके काम खत्म। आसंधिमित्रा, महादेवी वर्मा, और मतलब महादेवी वर्मा नहीं, वो तो भाई एक लेखिका है। तिस्रक्षिता और पद्मावती। तिस्रक्षिता, पद्मावती, महादेवी, आसंधिमित्रा का उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों में। कारुआकी इनकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रयाग स्तंभ लेख। तो प्रयाग स्तंभ लेख से ये पता चलता है कि जो अशोक की सबसे प्रिय पत्नी थी उनका नाम क्या था। तो उनका सबसे जो प्रिय पत्नी थी उनका नाम था प्रयाग, मतलब कारुआकी। और इनका जो लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? प्रयाग स्तंभ लेख में। उसके बाद अगला नाम आता है, अब देखा जाए यहाँ इनके संतान को लेकर के कि अशोक के कितने संतान थे। तो अशोक के संतानों की अगर बात की जाए तो इनके 4 पुत्रों का और 2 पुत्रियों का उल्लेख मिलता है। इसमें से एक पुत्र और एक पुत्री जो बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए सिंघल द्वीप, मतलब सिंघल राजा जो वहाँ श्रीलंका वाला है, भारत, मतलब देखिए श्रीलंका मौर्य वंश में शामिल नहीं था, साम्राज्य में वो शामिल नहीं था, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, ये देखिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, दोनों लोगों को कहाँ भेजे थे? श्रीलंका भेजे थे। क्या करने के लिए? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। इसको देख के अनुमान लगाया गया कि अशोक जो है वो सभी धर्मों को मानता था, क्योंकि अभी आगे आपको मिलेगा सभी धर्मों का। इसके लेख क्या है, इसने कलिंग को कैसे जीता, किस प्रकार से वहाँ के नरसंहार को देख के इसकी आत्मा दहल गई, वो कौन सी लड़की थी जिसने ये सारा सब कुछ जो है अशोक को किस में बदल दिया? युद्ध नीति से ला करके बुद्ध नीति में। हमने आपको बताया है कि किसी सफल पुरुष में किसी एक महिला का हाथ होता है और किसी असफल पुरुष में 2 महिला का हाथ होता है। आप देख रहे हैं 2 4 ब्याह कर लीजिए, सब काम खत्म, पता हो जाएगा आपको। ये हैं आपके संतान, किसके? अशोक के संतान। पुत्र की बात करें तो कुणाल और महेंद्र। तो कुणाल और महेंद्र का जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? आप देख रहे हैं बौद्ध ग्रंथों में।
दो पुत्रों का उल्लेख अशोक के बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। वहीं पर एक पुत्र जो थे तीवर, आप देख रहे हैं एक पुत्र का नाम है जिनका नाम है तीवर। तीवर का जो अशोक का पुत्र है उनका उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रयाग स्तंभ लेख में। और दूसरी चीज आपको ये बता दें कि भारत में चाहे वो गुहा लेख है, चाहे वो शिला लेख है, चाहे वो अभिलेख है, कुल मिला के भारत में अभिलेखों का जन्मदाता अशोक को माना जाता है। भारत में अभिलेखों का जन्मदाता किसे माना जाता है? अशोक को माना जाता है। अगला देख रहे हैं जालौक। जालौक का उल्लेख कहाँ मिलता है? राजतरंगिणी, कल्हड़ की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की। कल्हड़ की ये पुस्तक है जो है कल्हड़, कल्हड़ की पुस्तक है, ये है कल्हड़ की पुस्तक। तो कल्हड़ की पुस्तक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में अशोक के एक पुत्र जालौक का उल्लेख मिलता है, जो कि तीवर उल्लेख प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। कुणार और महेंद्र का उल्लेख जो है वो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इनकी दो पुत्रियों की बात की जाए जो बौद्ध धर्म में इसका उल्लेख मिलता है, एक का नाम था संघमित्रा और एक का नाम था चारुमती। इसमें से एक का नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम है संघमित्रा। इन्हीं दोनों लोगों को अशोक ने धर्म प्रचार मतलब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? तो इन दोनों लोगों को अशोक ने भेजा था श्रीलंका। उसके बाद 4 वर्ष तक गृह युद्ध करने के बाद इन्होंने अपना क्या करवाया था? राज्याभिषेक करवाया था। 4 वर्ष गृह युद्ध के बाद, यह है 4 वर्ष गृह युद्ध के बाद अशोक ने 269 ईसा पूर्व में अपना क्या कराया? राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक करवाया, शपथ लिया कि हम जो है सभी को अच्छा काम करेंगे और सारा सब कुछ जो है बेहतरीन तरीके से करेंगे, जैसे आज के मंत्री, नेता, विधायक ये सब जो है शपथ लेते हैं। उसके बाद अशोक की एक जो उपाधियां थी, एक उपाधि भी अशोक का बहुत पूछा जाता है कि अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो भैया अशोक ने जो उपाधि धारण की थी उस उपाधि का नाम थे देवानामपिये। देवानामपिये से अर्थ निकल के ये आ रहा है कि देवताओं में भी प्रिय। सोचिए अशोक इतना महान है भाई, ऐसे ही इस अशोक का नाम थोड़ी नहीं सम्राट अशोक पड़ गया है। कहीं ना कहीं जो है सम्राट अशोक अगर नाम पड़ा है तो कहीं ना कहीं वो महान था, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है। तो देवानामपिये की उपाधि किसने धारण की थी? तो देवानामपिये की उपाधि मौर्य वंश का जो शासक था अशोक, जिसे महान कहा गया, सम्राट कहा गया, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वालिटी रही होगी तभी महान और सम्राट कहा गया। तो देवानामपिये का मतलब क्या होता है कि देवताओं में सबसे उत्तम या देवताओं में सबसे प्रिय। तो ये जितने टॉपिक थे ये सारी चीज़ हमने आपको बता दिया। दूसरी चीज़, बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 वर्ष तक गृह युद्ध लड़ा और उसके बाद जो है तब जो है अपना ये क्या किया? राज्याभिषेक करवाया। बिंदुसार के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अशोक का उस समय कश्मीर का शासक कौन था? तो मतलब राज्यपाल था तो सुसीम। जब यहाँ पर विद्रोह हुए तो इसने कहा कि विद्रोह को दबाओ, का हमारे बस की नहीं, भाग के खड़ा हुआ। तब बिंदुसार ने अशोक को सूचना भेजी, अशोक पहुंचा लेके तलवार, मारा, शक से उड़ा पुड़ा के सब काम खत्म कर दिया और दूत भेज कर कहा कि पिताजी से जाके हमारे बता दो कि जाके देख ले वहाँ का सब मामला फिट हो गया है। वहाँ देखे तो अशोक से पूछे यार तुम कैसे किए? कहा कैसे क्या? तलवार निकाले, मारे, छपा के सब उड़ गया, सब काम खत्म। उसी बीच इनका सर्वर डाउन हो गया। इसी कारण जो है संतान की इसकी संख्या ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना राज्याभिषेक करवाने में समस्या हो गई थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि भारत में अभिलेखों का जन्मदाता किसको माना जाता है? अशोक को। इससे पहले अभिलेख वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, बस ऐसे ही आयावार खानाबदोशी टाइप में थे, है ना। लेकिन अशोक के समय में जो है ये क्या किया? पत्थरों को ला करके और पत्थरों में उकेरना शुरू कर दिया कि अगर हम ना रहें लेकिन ये जो है पत्थर रहे। तो अब क्या हुआ कि पत्थरों में उत्कीर्ण किया जाने लगा, तो अलग अलग प्रकार से थे। तो थोड़ा सा यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि अशोक के अभिलेख की अगर बात करें तो इधर लिख देते हैं। तो अशोक के जो अभिलेख थे, अशोक के अभिलेख का जो विभाजन हुआ था वो 3 भागों में हुआ था।
अशोक के अभिलेखों का विभाजन कितने भागों में हुआ था? 3 भागों में हुआ था। विभाजन जो हुआ था वो 3 भागों में हुआ था। तो आइए हम देखते हैं कि किस किस भाग में था और उसका क्या कॉन्सेप्ट था। तो अशोक के अभिलेखों की अगर बात की जाए तो इसका जो विभाजन है वो 3 भागों में है। ठीक है, 3 भागों में है। 3 भागों में है। एक है शिलालेख, एक है शिलालेख, एक है स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, एक स्तंभ लेख है, और एक का नाम है गुहा लेख, गुहा लेख या गुफा लेख, या गुफा लेख। देखिए जो शिलालेख था, शिलालेख, तो शिलालेख की अगर हम बात करें, ये ऐसे हुआ करता था, ऐसे, ये शिलालेख। जैसे आप देखिए रोड पर जाते हैं, जैसे कोई नई सड़क बनी है, तो अगर नई सड़क बनी, जैसे मेन हाईवे से आप जा रहे हैं तो कोई सड़क कटी है, तो जहाँ पर सड़क कटी है और वो सड़क नई बनी है, उसी के कॉर्नर पे एक बोर्ड लगा होता है, पत्थर का बना होता है, काले पत्थर का होता है, उसको खुदा के जो है उसमें लिख दिया जाता है कि फलाने मंत्री के सौजन्य से इसका जो है लोकार्पण इतने तारीख को ये किया, इसमें इतनी लागत है, इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री संतरी फलाने धमाके ये हैं। उसको देख के पता चलता है कि अच्छा ये वाली सड़क फलाने मंत्री बनवाए हैं, धमाके मंत्री। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर इस तरह से थे। तो इसमें जो लेख लिखे गए थे वो ऐसे ही लाइनों में लिखे गए थे, ये इसी प्रकार से इसमें लेख लिखे गए थे। तो ये कहा गया शिलालेख, इस प्रकार से होते थे। स्तंभ लेख जो होते थे वो एक बहुत बड़ा पिलर होता था, ऐसे पिलर होता था, मतलब एक पूरा शिला पत्थर होता था, इसमें कोई जोड़ या टुकड़ा वगैरह नहीं है, एक बहुत बड़ा सा पत्थर था। स्तंभ मतलब खंभा, पिलर, ए ऐसे करके, ये देखिए ये, ठीक, इसके ऊपर ऐसे गोल मटोल का। अब इसी में ऐसे जो है ये कमल बने होते थे, ऐसे ये, और इसी में एक पशु की जो है आकृति बनी होती थी, पशु की आकृति बनी होती थी। ये पशु की आकृति है, और ये जो है वो अधो कमल है, कमल है लेकिन आधा कमल है, और इसमें उत्कीर्ण किए गए थे, ये ऐसे ही कई लाइनों में जो है ऐसे ऐसे उत्कीर्ण किए गए हैं, ये ऐसे ऐसे। और ये क्या होता था, ये ज़मीन से जो है पूरी तरह से ये जुड़ा होता था, ये मजबूती के साथ जुड़ा होता था। तो इसको क्या कहते थे? स्तंभ लेख कहते थे। गुहा लेख या गुफा लेख का मतलब क्या होता था? जो गुफाओं के अंदर जो उत्कीर्ण किया जाता था उसको गुहा लेख या गुफा लेख कहते थे। वो कैसे होता था? वो ए यूं करके ऐसे जो है, उसके बाद फिर जो है ए ऐसे होता था, ये इस प्रकार से होता था। ठीक, अब देखिए इसमें जो है गुफा, ऐसे गुफा टाइप में बना था, तो जो गुफा टाइप में बना होता था उसको लोग क्या कहते थे? गुहा लेख कहते थे। तो इसके बीच में ऐसे ही उत्कीर्ण कर दिया जाता था, जो गुफाएं हुआ करती थी, दाएं से बाएं लिपियाँ लिखी जाती थी, तब अलग अलग लिपियों में सब लिखा जाता था। तो इसी प्रकार से इसमें जो है ऐसे ही क्या किया जाता था, इसको उत्कीर्ण कर दिया जाता था। तो इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे गुहा या गुफा लेख, इसको कहते थे गुफा या गुफा लेख। तो सवाल यहाँ पूछेगा कि अभिलेख, अशोक के अभिलेखों का विभाजन कितने भागों में किया गया? देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत में अभिलेखों का जन्मदाता किसको माना जाता है? अशोक को माना जाता है। कितने प्रकार के थे? तो 3 प्रकार के, एक शिलालेख हो गया, एक स्तंभ लेख हो गया, एक गुहा लेख हो गया। गुहा लेख जो गुफाओं के अंदर गुफाएं होती थी उसके अंदर उत्कीर्ण कर देते थे, मतलब अपनी छाप को छोड़ देते थे, है ना। ये होता था क्या नाम था? स्तंभ लेख, पिलर, ये अधोकमल है, और ये होता था क्या था? शिलालेख। अब उसके बाद हम और यहाँ पर देख लेते हैं कि अशोक के अभिलेख की अगर खोज की बात करें तो 1750 में अशोक के अभिलेखों को भारत में सबसे पहले किसने खोजा था? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टिफेन थेलर महोदय। तो टिफिन थेलर महोदय ने 1750 ईस्वी में अशोक के स्तंभ लेख की खोज की। लेकिन वहीं पर सबसे पहले पूछा जाए ये कि सबसे पहले किसने पढ़ा था? वो कौन सा व्यक्ति था, वो कौन सा इतिहासकार था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता पाई? बहुत पूछा जाता है। तो ये नाम आता है किसका? जेम्स प्रिंसेप का। किसका नाम आता है? जेम्स प्रिंसेप। ये जेम्स प्रिंसेप एक ऐसे इतिहासकार थे जो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले इन्होंने पढ़ने में सफलता पाई। अब देख लिया जाए कि इनकी भाषा क्या थी। पहली चीज़ तो ये जाना जाए, देखिए अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो तो ब्राह्मी थी सबसे ज़्यादा, लेकिन कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं और कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो 2-2 भाषा में लिखे गए हैं। तो आइए देखिए, एक का नाम है सरेकुना, जो कहाँ है?
अफगानिस्तान में है। तो सरेकुना अभिलेख जो है वो कहाँ है, अफगानिस्तान में। तो ये दो भाषी में लिखा गया है। ये जो सरेकुना अभिलेख है, ये सरेकुना अभिलेख, ये किस भाषा में है, द्विभाषा में है। कौन कौन भाषा में इसको लिखा गया था, तो इसको आप देख रहे हैं, एक आर्मेयिक लिपि में लिखा गया और एक यूनानी। तो यूनानी और आर्मेयिक लिपियों में लिखा जाने वाला अशोक का वह कौन सा है अभिलेख, तो उसका नाम क्या है, सरेकुना अभिलेख। सरेकुना अभिलेख कहाँ है, भारत से बाहर अफगानिस्तान में। उसके अलावा ये शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये भी हमारे भारत से वर्तमान में बाहर है। कहाँ है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में स्थित है। और इनकी जो लिपियाँ थी वो कैसी थी, खरोष्टी। वो कौन से अशोक के अभिलेख थे जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, उनका नाम शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है, जो किस लिपि में लिखी गए हैं, खरोष्टी। और जो भारत से बाहर, मतलब पाकिस्तान और भारत से भी बाहर है, उसका नाम है आर्मेयिक, जो कितने भाषाओं में लिखा गया है, 2 भाषाओं में लिखा गया है। एक और यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आ रहा है कि अशोक का पाटलिपुत्र में कोई भी अभिलेख नहीं था। भाई अब वहां अभिलेख होने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि पाटलिपुत्र का वो राजा था, इसलिए वहां अभिलेख। सवाल पूछा जाता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं, तो कौन सा स्थान है जिसका नाम है पाटलिपुत्र। उसके बाद एक नाम और आता है कि अशोक ने स्वयं को मगध का शासक बताया। भाई जब वो वहाँ का था तो इसने अपने आप को स्वयं का मगध का शासक बताया। तो कौन सा था, भाब्रू या बैराट। भाब्रू या बैराट जो वर्तमान में राजस्थान में स्थित है, इसमें इसने बताया, किसने, अशोक ने क्या बताया, स्वयं को मगध का सम्राट बताया। क्या बताया इसने, स्वयं को मगध का सम्राट। दूसरा और एक नाम और मिलता है अशोक। जैसे कई ग्रंथों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, मतलब जैसे ये तो था ही कि हाँ अभिलेखों में मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन अब कहीं लिखा उस तरह से नहीं मिला है। लेकिन उसने साफ साफ कहा कि अशोक जो मैं अर्थात क्या हूँ, मगध का सम्राट। तो इससे पता चलता है कि नहीं ये है। और अशोक के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम मिलते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अशोक का नाम उल्लेख मिलता है। ये सवाल खूब पूछा जाता है कि निम्न में से वह कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है। नहीं वाला सवाल हमने आपको बताया, बहुत पूछा जा रहा है आजकल। आप देख रहे हैं एक का नाम है मस्की, जो कहाँ है, कर्नाटक के रायचूर जिला में। एक का नाम है गुर्जरा, जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। और एक है उडेगुलम और एक है नेतूत। तो ये जो 4 ऐसे अभिलेख हैं, 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। ये दोनों कर्नाटक में है, ये मध्य प्रदेश में है, और मस्की भी आपका कर्नाटक में है। एक मस्की कर्नाटक में है, उडेगोलम कर्नाटक में है, नेतूर कर्नाटक में है, और जो गुर्जरा है वो आपका एमपी है, अर्थात मध्य प्रदेश में। इसमें अशोक का नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। बाकी इनके जो 14 लेख थे, 7 छोटे छोटे थे, किसमें किस चीज़ की बात कही गई है। अशोक जब मगध का शासक बना, अपना वैवाहिक संबंध किस प्रकार से स्थापित किया, कलिंग को आज तक किसी ने नहीं जीत पाया था, लेकिन अशोक ने जीत लिया, और नंदराज को कैसे हराया, किस प्रकार से, और वो लड़की कैसे क्या उसको काट दिया, जिसको है ना, वही है जिस अट्रैक्शन हो गया था, जिससे कैसे काटा और अचानक ये धर्म परिवर्तित किया। तो ये जो वाली वीडियो है इसको हम अगले वाले सेशन में लाएंगे, इसलिए कि छोटी छोटी वीडियो रहे ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत भी ना हो और आसानी से आप नोट्स भी बना लें। और अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मौर्य वंश का दूसरा पार्ट जो है वो अगली वाली वीडियो में मिलेगा, मतलब अशोक का, मौर्य वंश का नहीं, केवल अशोक की बात हो रही है यहाँ। उसके बाद हम सीधे गुप्त वंश में जो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इनको पढ़ाएंगे। उसके बाद सीधे आधुनिक भारत और मध्य भारत में। कहने का मतलब पेट में जो पीईटी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें जितना सिलेबस है उस पूरे सिलेबस का इतिहास और पॉलिटी, संविधान का जितना भी है, इकोनॉमिक्स वगैरह, यूपी सूपी सब आपको पढ़ा के हम रेडी कर देंगे। ज्योग्राफी आपको हम चैनल पर पूरा अपलोड कर दिए हैं फुल कोर्स के नाम से। आप जाइए वहाँ टॉपिक देखिए, वहाँ टॉपिक देखिए और उसको आप पढ़िए, वहाँ से उसकी तैयारी बना लीजिए। बाकी जो है वो आपको वीडियो मिलती रहेगी। हाँ, अगर समय मिल गया तो पॉलिटी मतलब ज्योग्राफी भी एक बार सही तरीके से अच्छे से आपको हम रिवाइज करवा देंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली वाली भी जो वीडियो होगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों को मेरा प्रणाम।